नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज और उसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 19 में। इससे पहले तक लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था, जो आपके टिप्स पर होना चाहिए बच्चों। गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ लिंक करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस क्लोज सरफेस से निकलने वाली, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस क्लोज सरफेस में एनक्लोज चार्ज के साथ लिंक करता है कि कितना चार्ज होने पर कितना फ्लक्स वहां से निकलेगा। तो वो जो रिलेशन था वो था फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू 4 पाई के क्यू। तो हमने गॉस लॉ पढ़ा, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा। अगर मैं कहता हूं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस से निकल रहा है, तो बच्चों वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है फ्लक्स का। अब गॉस लॉ कहता है कि ये जो नेट फ्लक्स है ये डिपेंड करेगा कितना चार्ज उसमें एनक्लोज्ड है, उस बाउंड्री में, क्लोज सरफेस में, उस एनक्लोजर में। तो ये होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं 4 पाई के। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्मॉल के से मैं इसको दिखाऊंगा, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू सिग्मा क्यू। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए, यानी गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं, इट शुड बी क्लियर। हम जानना चाहते हैं बच्चों फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसके लिए हमारे पास इनपुट में डेटा क्या है, हमारे पास टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अवेलेबल है। हम एप्सिलॉन जीरो जानते हैं, एरिया वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 8.85 10⁻12 होती है। तो इन दो इक्वेशन से अगर मैं फाई नेट को एलिमिनेट कर दूं, एरिया मैं निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके। टोटल एरिया मुझे पता है, जिस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं वो एरिया। तो अकेला अननोन ई हम पता कर सकते हैं। तो यही ट्रिक हम लगाने वाले हैं इन एप्लीकेशंस में। तो इन दोनों अप्रोच को यूज करके हम पता कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो बच्चों सीधे सीधे आप फोर्स निकाल सकते हैं, जो होता है QE। किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं अगर उस लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ, मैंने बोर्ड को रब किया, मिटाया डस्टर से, और जब मैंने डस्टर से मिटाया तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन डस्टर भी चार्ज हो गया, बोर्ड भी चार्ज हो गया। बोर्ड जनरली पॉजिटिवली चार्ज होगा, डस्टर जो जूट लगा उस पर रेजिनस मटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब डस्टर को मैं बोर्ड के पास रखकर पूछता हूँ आपसे, बताइए ये जो बोर्ड है वो डस्टर पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द बोर्ड, यानी शीट ऑफ सरफेस हो गई, चार्ज शीट। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले हम उस लोकेशन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये होगा जो यहाँ पे हमने देखा है, डायरेक्ट मेथड से फ्लक्स निकालेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे और वहाँ से शॉर्टकट। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, कैलकुलस लगानी पड़ती, लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशंस करनी पड़ती, और कूलम्स लॉ अलॉन्ग विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम निकालते हैं। पर जब हम गॉस लॉ की मदद लेते हैं बच्चों तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही हमें सीखना है कैसे, और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार पता चल गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं F इक्वल टू QE से। तो सीखते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। तो इसमें पहले एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a general charge distribution is as seen above given by equation 1.27 in practice, except for some special cases the summation or integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in space. For some symmetric charge configurations, however, it is possible to obtain the electric field in a simple way using the Gauss law. This is best understood by some examples. तो examples से हम समझते हैं। सबसे पहला, अगर हमें फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो बच्चों डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रेट चार्ज वायर जिसकी लेंथ हमने इनफाइनाइट मानी है। वैसे तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, पर इन्फिनिटी का कंसेप्ट सिंपल सा है कि जिस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस R है वो इतनी कम है कि हम इस वायर को
इनफाइनाइट मान सकते हैं, यानी इसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है पी से देखने पर, तो हम बोलेंगे बहुत ही लंबा तार, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस पे जो चार्ज है यूनिट लेंथ में वो लैम्डा है। द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वाई एक्सिस से मैच करा दिया हमने इसको। सपोज वी टेक द रेडियल वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी एंड रोटेट इट अराउंड द वायर। अगर इस रेडियस वेक्टर आर को मैं घुमा देता हूं तो पॉइंट पी, पी डैश, पी डबल डैश, ये वगैरह वगैरह पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। सो ऑब्टेन आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज वायर। इन सिमेट्री है, सभी की दूरी बराबर है, तो सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट दीज पॉइंट्स, क्योंकि सभी की डिस्टेंस बराबर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। मान लीजिए लाइन चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पॉइंट पर आपकी तरफ होगा, इस पॉइंट पर मेरी तरफ होगा, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन हमें पता चल गई, मैग्नीट्यूड सेम है, पता चल गया। लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है, सही है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और लैम्डा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज अगर होता है यहाँ कहीं, तो निश्चित रूप से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती और ये रेडियली इनवर्ड होता। फिगर 1.29 से ये क्लियर है, 1.29 ये फिगर है, इसे क्लियर है, ओके। कंसिडर ए पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन एलिमेंट्स P1 एंड P2 ऑफ द वायर एज शोन। P1 और P2 ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए। ये ऊपर एक टुकड़ा है इस वायर का, ये P2 नीचे एक टुकड़ा है। तो ये छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लेंथ dl है, तो इसके अंदर जो कंटेंट चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू dl होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्डा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर व्हेन सम गिव ए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रेडियल, the components normal to the radial vector cancel. This is true for any such pair and hence the total field at any point P is radial. तो आपको यहाँ से ये समझना है कि हमने डायरेक्शन को निकाल लिया। अगर मैं बोलूँ इस डेरिवेशन को, बच्चों डेरिवेशन 3 नंबर में एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन में तो आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट यूज होगा। तो इसमें एक डायग्राम हमने बनाया है डायरेक्शन पता करने के लिए। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए मैं P पर इमेजिन करता हूँ, यहाँ +1 रखा है, +1 रिपेल होगा इस डायरेक्शन में स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में DE। अब DE के कंपोनेंट लिए D cos थीटा जुड़ जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में D sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इससे क्लियर है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो पॉइंट P हो, चाहे P डैश हो, चाहे P डबल डैश हो, हर पॉइंट पर। So total field at any point P is radial. Finally, since the wire is infinite, electric field does not depend on the position of P along the length of the wire. ऊपर है या नीचे है, यानी P की पोजीशन में यहाँ पे नीचे लूंगा तो भी इतना, ऊपर लूंगा तो भी उतना, पूरा सिलेंड्रिकल। तो सिमेट्री कैसे मिली हमें बच्चों? सिलेंड्रिकल सिमेट्री मिली। ये पॉइंट इस सिलेंडर में इस पॉइंट पे ऊपर हो, यहाँ हो, नीचे हो, बीच में कहीं पर भी इस सिलेंडर की एक्सटर्नल सरफेस पर अगर वो पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, सेम होगा, डायरेक्टेड होगा रेडियली आउटवर्ड। इन शॉर्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस r. टू कैलकुलेट द फील्ड इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन की, इसके चारों तरफ डॉटेड लाइन से दिखाई है बच्चों। ये हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाई है। फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज 0। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो ऊपर ढक्कन है और नीचे जो पैंदा है बॉटम, यहाँ से ऊपर की तरफ कोई फ्लक्स नहीं जा रहा क्योंकि लाइंस तो रेडियली जा रही, तो उसका कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल पर 0 है। नीचे भी कोई लाइंस नहीं जाएंगी, वो भी 90 डिग्री आ गया E और A के बीच में, और EA cos 90 इज 0। बस कहाँ से जाएंगे फ्लक्स लाइंस? कर्व्ड सरफेस से। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वहीं से जाएंगे। Gaussian surface at the cylindrical part of the surface E is normal to the surface at every point and its magnitude is constant. Since it depends only on r, the surface area of the curved part हम जानते हैं 2 pi rl है, जहाँ पे l उसकी लंबाई है। तो l लेंथ सिलेंडर के अंदर है, लाइन चार्ज की l लेंथ, यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो l लेंथ पर लैम्डा l चार्ज है, तो लैम्डा l चार्ज अंदर है।
फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ सरफेस E इंटू 2πRL, ये हो गया EA, और थीटा 0 है क्योंकि जिधर E है उधर ही DA की डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड। द सरफेस इंक्लूड्स चार्ज इक्वल टू लैम्डा एल, तो गॉस लॉ से E इंटू 2πRL हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू की जगह हमने क्या लिखा, लैम्डा एल, और यहाँ से हमें E की वैल्यू मिल जाती है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 r। वेक्टरली E एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एन कैप यहाँ पे हम लगा देंगे, एन कैप लगाया मतलब रेडियल डायरेक्शन में, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 r। एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर passing through the point E is directed outward if lambda is positive and inward, if lambda is negative, तो आप समझ गए होंगे, नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड हो जाएगा। नोट दैट व्हेन वी राइट ए वेक्टर A as a scalar multiplied by a unit vector, जो हमने वेक्टर्स में सीखा था क्लास 11th में, तो वेक्टर A हो जाएगा A into A cap। The scalar A is an algebraic number, it can be negative or positive। The direction of vector A will be the same as that of unit vector A cap। अब A अगर greater than 0 है opposite to A cap, तब A less than 0 है तो क्या होगा, तो ये हम डायरेक्शन के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। Also note that though only the charge enclosed by the surface lambda L was included above, the electric field E is due to the charge on the entire wire। ये आपको समझना है, ये जो लाइन लिखी है, हमने सिर्फ वही चार्ज कंसिडर किया है, पर जो फील्ड होगा बच्चों, जो सिलेंडर के बाहर चार्ज है उसकी वजह से भी होगा। अब ये और बात है कि नेट 0 होगा, जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। सिलेंडर के अंदर अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से सिर्फ एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, जबकि सिलेंडर के ऊपर और नीचे की तरफ जो चार्ज है उस लाइन चार्ज पर, उसकी वजह से जितना एंटर कर रहा है सिलेंडर में उतना एग्जिट कर रहा है, तो सिलेंडर की सरफेस के साथ एसोसिएटेड नेट फ्लक्स फाइनाइट इक्वल टू फाई आउटगोइंग माइनस फाई इनकमिंग फॉर्मूला लगाएं तो 0 हो जाता है। फर्दर द अजम्पशन दैट द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग इज क्रूशियल, उसको हमें समझना है। विदाउट दिस अजम्पशन वी कैन नॉट टेक E टू बी नॉर्मल टू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कुछ एंगल पे आ जाएगा नहीं तो। However, equation 1.32 is approximately true for electric field around the central portions of a long wire where the end effects may be ignored। तो जो हमने डेरिवेशन अभी अभी किया उसमें ये सारे assumptions जुड़े हुए हैं, इन assumptions के साथ ये फॉर्मूला वैलिड है। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने डिराइव करके निकाला, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 r, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फैमिलियर फॉर्मेट या प्रचलन में है ये फॉर्मेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 स्मॉल k लैम्डा अपॉन r, और डायरेक्शन के लिए हम r कैप लगा देते हैं, क्योंकि k की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0, तो ये मुझे वापस से वही मिल जाएगा बच्चों, यानी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 r। और साथ ही साथ आपसे इसमें ग्राफ प्लॉट करवाया जाता है, सो अच्छे से आपको पता है ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, एक और फॉर्मेट प्रचलन में है जो कंफ्यूज करता है आपको, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा, मैंने क्या किया, ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से नीचे डिवाइड, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये r कैप और जो r है ये बन जाता है वेक्टर r, तो ऊपर वेक्टर r हो गया, नीचे हो गया r स्क्वायर। तो क्या आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आपको समझना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एक आर कट जाएगा। तो ग्राफ तो कैसा आना है, ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं y एक्सिस पर ले रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, x एक्सिस पर डिस्टेंस r को, देन ग्राफ विल लुक लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, E प्रोपोर्शनल 1/r होता है मैग्नीट्यूड में, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन आर्टिकल 1.15.2 या 1.15.2, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे मैं बोर्ड की बात कर रहा था, तो अब वही, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये प्लेन शीट है जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, और उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इसमें, सिग्मा है।
वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, उसको हमने सिमेट्रिकल बाय सिमेट्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, जो भी चेंज होगा एक्स एक्सिस के अलावा होगा, एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। हम जैसे पहले वायर के लिए निकाला था, बिल्कुल सेम मैनर में इसमें भी एरिया एलिमेंट लेकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज। मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखा देता हूँ, उसको एक डायग्राम बनना चाहिए जो यहाँ पर एनसीईआरटी में मिसिंग है, डायरेक्शन वाला डायग्राम। सो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, जस्ट सी इट। अगर ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो पेपर में यानी कॉपी में आपको इसको दिखाना इस तरीके से, कुछ 3 डैश लाइन नीचे आएंगे बच्चों, और ऐसे ही 3 डैश लाइन ऊपर आएगी, एंड इट इज कन्वेंशन, सॉरी प्लस बना दिया मैंने, डैश लाइन, तो 3 डैश लाइन ऊपर आएंगी, और हम लिखेंगे कि इस शीट का एक्सटेंशन नीचे -इन्फिनिटी से लेकर ऊपर +इन्फिनिटी तक है। हम दिखाएंगे यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है शीट पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज ग्रेटर देन 0 और चार्ज डेंसिटी सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अजम्पशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह से कि यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो है सिग्मा, जिसको हम बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसकी डिस्टेंस इस शीट से हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर, और परपेंडिकुलर का फुट जहाँ मिलता है उसको पॉइंट O मार्क किया, एंड दिस डिस्टेंस इज R। तो कंसेप्ट सीधा सा ये है कि जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप इमेजिन करेंगे वहाँ रखा है टेस्ट चार्ज, तो मैंने माना P पर रखा है टेस्ट चार्ज +1, और इस पूरी शीट को मैं छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में बटा हुआ मान सकता हूँ। ऐसा एक एरिया एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ऊपर जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी पर नीचे, जिसका एरिया है DA। अब DA एरिया में कितना चार्ज आ जाएगा, तो बच्चों वो जो स्मॉल चार्ज DQ DA एरिया में कंटेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू DA, इतना चार्ज आ जाएगा, और उस DQ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये +1 DQ +1 को रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, जितने फोर्स से रिपेल करेगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो फील्ड भी स्मॉल होगा जिसको हमने दिखाया DE से। सिमिलरली नीचे वाले एलिमेंट में जो चार्ज कंटेंट है DQ वो भी रिपेल करेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, उसको मैंने दिखाया फिर से, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिमेट्री है DE से। अब जब मैं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूँगा तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल दोनों के कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है सिमेट्री से, ये दूसरा वाला एंगल भी थीटा होगा, तो मैं कहूँगा D cos थीटा दोनों ऐड होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें मिल रहा है 2DE cos थीटा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिलेशन हो जाएगा, DE sin थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट नियर बाय इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द शीट, रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो ये हुई बच्चों डायरेक्शन की बात। अब हम चलते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हमने यहाँ पे देखा पैरेलल पाइप यहाँ पे इमेजिन किया है, तो we can take the Gaussian surface to be a rectangular parallel pipe of cross sectional area A, ऐसा हमने माना है। तो ऐसे सिचुएशन में शीट का कितना एरिया कंटेन कर रहा है ये Gaussian surface अपने अंदर, एरिया A अपने अंदर कंटेन कर रही है। ए सिलेंड्रिकल सरफेस विल आल्सो डू, हम इसकी जगह सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकते थे। मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखोगे, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बच्चों, जो क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। आपको वो मेथड आसान लगता है तो आप उससे डेरिवेशन कर सकते हो, और ये आसान लगता है ऐसे कर सकते हो। ये शॉर्ट है थोड़ा सा पैरेलल पाइप वाला। As seen from the figure, only the two phases 1 and 2 will contribute to electric flux. ये कौन है वाले? Electric field lines are parallel to the other phase and they therefore do not contribute to the total flux. Okay, the unit vector normal to surface 1 is in -x direction,
while the unit vector normal to surface 2 is in प्लस x डायरेक्शन. इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उधर वाला उधर है. अभी हमने सॉल्ड एग्जांपल में भी देखा था, ऐसा था सिलेंडर वाला सॉल्ड एग्जांपल लास्ट लेक्चर में. Therefore flux E dot delta S through both the surfaces are equal and add up, जुड़ जाएगा. Therefore the net flux through the Gaussian surface is twice of EA. The charge enclosed by the closed surface is sigma A. इसलिए गॉस लॉ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2EA. 2EA कैसे आया? इधर वाला EA, इधर वाला EA, ये एरिया A तो जुड़ गया. 2EA सीधे सीधे हम लिखेंगे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा A चार्ज उस पैरेललोपाइड गॉसियन सरफेस में इनबिल्ट है. तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. डेरिवेशन इज ओवर. और हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस r पर डिपेंड नहीं कर रहा. वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप लगा सकते हैं जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द शीट ऑफ चार्ज है. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन एंड इफ सिग्मा इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द प्लेट एंड सिग्मा इज नेगेटिव. ओके, पॉजिटिव है तो डायरेक्टेड अवे और नेगेटिव है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट. Note that the above application of Gauss law has brought out an additional fact: E is independent of X also. For a finite large planar sheet, equation 1.33 approximately true in the middle regions of the planar sheet away from the ends. बच्चों इसी concept पर क्वेश्चन बना दिया था बोर्ड ने कंफ्यूज करने के लिए. बिल्कुल शीट के कॉर्नर पर आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. मैं बनाकर बता देता हूं आपको क्या पूछा गया था. पहले तो हम ग्राफ डिस्कस कर लें बच्चों. इस सिचुएशन में अगर आपसे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करने को कहा जाता है तो आप इसमें मार्किंग लगाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. फिर हमें पता है शीट के अगर पास है तो शीट पर तो डिफाइंड नहीं होगा, शीट से जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आर एक्सिस बिकॉज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है. जब तक शीट को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो इट इज कांस्टेंट. तो ये तो हुआ ग्राफ. फिर मैं बताने वाला था आपको किस बारे में कि इसके स्पेशल केस अगर हम डिस्कस करें. क्वेश्चन में क्या आया था वो बताने वाला था. तो क्वेश्चन में ऐसे दिया, बोले पॉइंट यहाँ पर है. अब शीट जो है यहीं तक दिखाई है, पॉइंट है यहाँ पर. तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो है पॉइंट तो एंड पर आ गया, तो शीट इस साइड में इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड नहीं है. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मान सकते हैं? वो जो क्वेश्चन आंसर में मैं डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ. कितना होना चाहिए आप खुद कैलकुलेट करके निकालिए. क्या हुआ था उस साल वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर में. तो क्या माना गया था, क्या सॉल्यूशन बोर्ड ने इसका दिया किस तरह से, और क्या सही सॉल्यूशन दिया उन्होंने, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इसकी सब एप्लीकेशन एक और निकल के आती है. हमने बात की थी शीट ऑफ चार्ज जिसको हम नॉन कंडक्टिंग मानते हैं. ये फाइन डिटेल से बच्चों कंपटीशन के लिए भी बोर्ड के लिए भी. नॉन कंडक्टिंग शीट यानी चार्ज जहां पर दिया जाएगा वहीं रहेगा, लोकली रहेगा. पर अगर ये गुड कंडक्टर है, मेटल की प्लेट है, सपोज इट इज मेटल प्लेट, तो फिर मेटल प्लेट को हम कंसिडर करते हैं एज 2 शीट्स ऑफ चार्ज. इसमें हेड साइड और टेल साइड दोनों हैं. जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सरफेसेस पर. यानी अगर मैं कहता हूं उसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एरिया ए नहीं है बच्चों, एरिया 2a है, फ्रंट फेस एंड बैक फेस. तो अब ऐसे सिचुएशन में किसी पॉइंट P के लिए ये मेटल प्लेट 2 शीट्स ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगी. 2 शीट्स ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगी तो मान लो मेरे को यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा. फ्रंट फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम, ये रिपेल होगा +1. बैक फेस की वजह से भी रिपेल होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो जुड़कर कितना हो जाएगा, एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरी की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आधा और आधा मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट P पर वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0.
डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर यहाँ पर हम दिखा दें एक्स एक्सिस इस तरह से है, वाई एक्सिस इस तरह से है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आई कैप लगा देता हूँ और मेरा काम चल जाता है। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा ड्यू टू मेटल प्लेट। अब इसी में और केसेस बनते हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप थोड़ा सा सेंसिबली अगर काम करें तो जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आपको दिखाया शीट्स ऑफ चार्ज है, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरी की सिग्मा 2, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, क्यू पर निकालिए, आर पर निकालिए, उसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो मैं समझता हूँ आपको इसे करना चाहिए। यहाँ टेस्ट चार्ज मान लो सिग्मा 1 रिपेल करेगा इधर, सिग्मा 1 बड़ा है, बड़ा वेक्टर, सिग्मा 2 रिपेल करेगा इधर, +1 को छोटा वेक्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 में से, जबकि यहाँ पर निकालना है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ निकालना है दोनों ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन माइनस आई कैप, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे मान लो जैसे मैंने ऊपर माना था यहाँ प्लस आई कैप। ऐसे ही जब हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना है बीच में तो होगा, दोनों की वजह से जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ +1 मानता हूँ तो दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, पर पॉइंट अगर बाहर है Q या R तो वहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है। ये जो सिग्मा वाली डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा, ये रिपेल करेगा +1 को, जबकि माइनस सिग्मा अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस सिग्मा अट्रैक्ट करेगा, प्लस सिग्मा रिपेल करेगा, तो नेट क्या होने वाला है Q और R पर 0 होने वाला है। यही कारण है कि कैपेसिटर में आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हम पढ़ेंगे सीखेंगे। इसी तरह से इंडक्टर में आउटसाइड द इंडक्टर यानी आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता। तो बच्चों ये हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, नो डाउट मैं डिस्कस करूंगा, पर इस साल रिड्यूस 30% सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। तो बोर्ड अगर आपका CBSE बोर्ड है तो आपको इसे तैयार नहीं करना है। मैं यहीं पर याद दिला दूं, मैं हर सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, क्या था पहले, क्या अब हट गया है किस तरह से, उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और ये वीडियो टीचर्स के लिए होगा, स्पेशली जो भी टीचर्स एसोसिएटेड है मेरे चैनल पर उनके लिए स्पेशली वीडियो होगा, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस, जिसके हिसाब से वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें कि क्या हट गया है, जो हमें CBSE के लिए तैयार नहीं करना है। अभी नीट और JEE के लिए गाइडलाइन नहीं आई है, नो डाउट जब इधर से हटाया तो उधर से भी कुछ ना कुछ कटेगा। और CBSE में हटने के बाद बाकी बोर्ड भी धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं, गुजरात बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सब लाइन में है, ये लोग भी अपने यहाँ पर सिलेबस अकॉर्डिंगली कट ऑफ करेंगे। तो हमें एग्जाम की तैयारी के लिए वो लिमिटेड पोर्शन ही तैयार करना है, 30% रिड्यूस सिलेबस, बाकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिजिक्स को पूरा ही समझना है। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी पहले उन्हीं को डील करेंगे जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है उसको हम अलग से डील करेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।